हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, 4 से 5 दिन, मात्र 4 से 5 दिन बचा हुआ है। और हम आप लोग को बोले थे कि सभी चैप्टर का साइंस वाले के लिए सभी चैप्टर का यानी सभी सब्जेक्ट का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, 5 नंबरी और 2 नंबरी सभी देंगे। तो उसी का एक भाग लेकर हम आए हैं। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम लोग क्या किए हैं, तो भाग 1 लेकर आए हैं, यानी इसमें हम करीब आज के वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे और 20 क्वेश्चन के आसपास 15 से 20 क्वेश्चन इससे अगले वीडियो हम कल डालेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। आप ये 40 क्वेश्चन के आसपास में जो हम देंगे वो उस सभी को पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग 70 नंबर ला लीजिएगा। तो चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक का क्या नाम है, 70 नंबर लाने का मूल मंत्र। क्या 70 नंबर लाने का मूल मंत्र हम लोग का टॉपिक का नाम है। 70 नंबर प्रत्येक जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम लोग 70 नंबर कैसे लाएंगे वो हम लोग आज देखेंगे। और ये क्लास 12 का है। कौन से सब्जेक्ट का है, तो बायोलॉजी का है, BIOLOG बायोलॉजी। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ये जो देखेंगे 70 से 75 नंबर कैसे 70 नंबर कैसे हम सब्जेक्टिव में लाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे ये लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर, ये हम लोग का पहला चैप्टर। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और ये हम 2 नंबरी और 5 नंबरी अलग नहीं किए हैं, एक ही में सभी को शामिल कर दिए हैं। या तो वह क्वेश्चन 2 नंबरी में भी आ सकता है और वही क्वेश्चन 5 नंबरी में भी आ सकता है, यानी 5 नंबरी और 2 नंबरी ये अलग नहीं है। जो क्वेश्चन को आप लोग को लग रहा होगा कि 5 नंबरी में आएगा, वो 2 नंबरी में भी आ जाता है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है कि लगता है कि यह हल्का क्वेश्चन है, यानी एकदम बहुत ही हौला क्वेश्चन है, यह सभी बच्चे बना देंगे, फिर भी वह 5 नंबरी में आ जाता है। तो यह क्वेश्चन अधिकतर देखा गया है बिहार बोर्ड के ये एग्जाम में। तो आप लोग सभी कुछ क्वेश्चन को देखिएगा। यह जो क्वेश्चन है सारा VVI में भी VVI है, VVI में भी VVI है। इस सभी को रट लीजिएगा, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग कम से कम कितना, तो 50 नंबर सब्जेक्टिव में ला ही लेंगे। तो आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इस सभी क्वेश्चन को रट लीजिएगा, तो आप लोग 70 में 70 नंबर पूर्ण रूप से लाएंगे। तो चलिए, आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें या टिप्पणी लिखें। क्या कह रहा है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें। यह आप लोग का क्या है, तो पहला ही चैप्टर में दिया गया है। आप लोग जो क्लास 12 का पहला चैप्टर देखेंगे बायोलॉजी का, तो उसी में दिया गया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है, ये आप लोग बताइएगा। और या उसी में क्या रहता है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन में टिप्पणी लिखे, यानी अलैंगिक जनन पे टिप्पणी लिखे। आप लोग यह क्वेश्चन क्लास 10th में भी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, और क्लास 10th का ही थोड़ा डीपली वर्जन रहता है किसमें, 12th में। जो आप लोग क्लास 10th में थोड़ा पढ़ते हैं वो क्लास 12th में जाकर थोड़ा ज्यादा पढ़ते हैं, तो वही रहता है। आप लोग जो बच्चे क्लास 10th में भी अच्छी तरीके से पढ़े होंगे उनको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से वही क्वेश्चन को भी 2 बार पढ़ लीजिएगा, वही आंसर को भी, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट करें या टिप्पणी लिखे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या है, जनन की कौन सी विधि अच्छी है, और अच्छी है लैंगिक अथवा अलैंगिक और क्यों। क्या कहा जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में, जनन की एक कौन सी ऐसी विधि है जो अच्छी है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है, तो बड़े पशु पक्षी, बड़े जो जीव होते हैं जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, ये सब क्या करते हैं, तो लैंगिक जनन करते हैं।
अलैंगिक जनन, जिससे एक कोशिकीय जीव में अलैंगिक जनन होता है, तो उसी में से क्या कहा जा रहा है, कौन सी विधि अच्छी है, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, या इसी में कोई क्वेश्चन रहता है। देखिए ये लैंगिक जनन में कौन सी विधि अच्छी है, या ये क्वेश्चन रहेगा, अथवा अथवा करके क्या दे दिया रहेगा, या अथवा करके दिया रहेगा, अपनी जटिलताओं के बावजूद बड़े जीवों में लैंगिक जनन की या लैंगिक जनन को अपनाया है, यानी बड़े जीव जो होते हैं वो लैंगिक जनन अपनाए हैं। क्यों? ये लैंगिक जनन में और अलैंगिक जनन में अंतर, या ये जो है क्या कर रहा है, कौन सी विधि अच्छी है, ये पूछेगा। उसी का यहाँ पे अथवा कर देगा बीच में, और ये क्या कर देगा, अपनी जटिलताओं के बावजूद भी क्या है, बड़े जीवों ने लैंगिक जनन क्यों अपनाया है, ये कह देगा। तो यह क्वेश्चन दोनों एक ही है। देखिए यह अलग अलग क्वेश्चन है, यहां से देखिएगा तो ऊपर एक ही क्वेश्चन का, ये 2 नंबर का ही अलग अलग रहता है। आप लोग एग्जाम क्लास 10th में भी दिए होंगे तो देखे होंगे कि कोई कोई क्वेश्चन में क्या रहता है, 2 क्वेश्चन रहता है, अथवा करके दिया रहता है, यानी कोई ऊपर वाला बनाता है कोई बच्चा, कोई नीचे वाला क्वेश्चन को बनाता है, यानी 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में दिया रहता है अथवा करके, तो बच्चे वो दोनों में से एक कोई बना लेते हैं। और देखिएगा दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लैंगिक जनन, इसमें क्या कहा जा रहा है, कौन सी विधि अच्छी है, ऊपर वाले में, दूसरे के ऊपर वाले में क्या कहा जा रहा है, कौन सी विधि अच्छी है। लेकिन आप लोग नीचे देखिएगा उसी का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, उसी का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। दूसरे उसके नीचे में अथवा में जो क्वेश्चन है उसमें, अपनी जटिलताओं के बावजूद बड़े जीव ने लैंगिक जनन अपनाया, यानी लैंगिक जनन अच्छे हैं। और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन में कौन सी विधि अच्छे है, तो लैंगिक जनन अच्छे है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन भी दर्शा रहा है कि अपनी जटिलताओं के बावजूद, यानी इसमें जटिल है, जटिलतापन है, लेकिन यह उसके बावजूद भी लैंगिक जनन है जो अधिकांश जीवों के द्वारा अपनाया गया है। तो यह हम लोग का दूसरा क्वेश्चन था, यानी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन सी विधि अच्छी है, या लैंगिक जनन अधिकांश जीव क्यों अपनाए हैं, इस पे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद तीसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा, एक आवृत्त जीवी पुष्प के विभिन्न भागों का नामांकित चित्र बनाए और वर्णन करें। एक जो वृत्त जीवी, क्या होता है वृत्त जीवी, आवृत्त जीवी जो जिसमें क्या होता है, तो बीज रहता है और उसका आवृत्ति जो खुलने टाइप का रहता है, जो फल क्या होता है, जो फूल होता है फैलाव की आकार में रहता है, उस पुष्प का क्या कहा जा रहा है, तो नामांकित चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है और विभिन्न भागों का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तो एक पुष्प का चित्र बनाइएगा, उसमें ये अधिकतर 2 नंबरी में आता है, आवृत्त जीवी पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन करे और क्या कहा जा रहा है, चित्र बनाने के लिए। तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है पर परागन क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करे। पर परागन क्या है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनके प्रकार के बारे में आप लोग चौथा क्वेश्चन में आंसर दीजिएगा, यानी यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को भी रट लीजिएगा। ये जितना भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को आप लोग चाट ही जाइएगा, या आप लोग समझिए कि घोल एक बना लीजिए सारा क्वेश्चन को और पी जाइए, ताकि आप लोगों के शरीर में एडजस्ट हो जाए, आप लोग पूर्ण रूप से इस सभी को याद कर। जिस भी प्रकार से हो, या आप लोग सोए या न सोए इससे नहीं कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, पूर्ण रूप से आप लोग क्या करेंगे, तो अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम लोग का है, एक शतकोशिकीय भ्रूण कोश का नामांकित चित्र बनाए। क्या कहा जा रहा है सातवां में, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक शतकोशिकीय जो है भ्रूण कोश, यानी भ्रूण कोश जो होता है एक शतकोशिकीय, आप लोग पढ़े होंगे, हम आप लोग को थ्योरी क्लास में भी पढ़ा है। एक शतकोशिकीय भ्रूण कोश का एक नामांकित चित्र बनाएंगे और उनका जो विभिन्न भाग होते हैं उनका नामांकन करेंगे। क्या करेंगे, एक शतकोशिकीय चित्र बनाइएगा, इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से रहता है, इसमें 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है और यहाँ से रहता है नीचे में 2, इस प्रकार
सॉरी, यहाँ भी 3 रहता है, बीच में 1 रहता है, इस प्रकार से रहता है, और बीच में एक केंद्रक रहता है। इस प्रकार से शतकोष्ठीय रहता है। और इसका सारा आप लोग क्या कर दीजिएगा, तो सारा का आप लोग चित्र बनाएंगे, इस प्रकार से चित्र बनाएगा। और सारा जो भाग होता है, नीचे में जो 3 बिंदु थे, ऊपर में 3 जो कलियां थी, इन तीनों कोशिकाओं के जो नीचे में 3 कोशिका है, ऊपर में 3 कोशिका है, बीच में कोशिका है, और उसके बाद एक केंद्रक रहता है बीच में। ये सारा का आप लोग नामांकन करेंगे ये शतकोश की चित्र बनाकर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई में भी वीवीआई है, इसको रटना परम जरूरी है। इस क्वेश्चन को आप लोग पूर्ण रूप से रट ही लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या, मानव अंडाशय की अनुप्राष्ट काट का चित्र बनाएं और इसके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। क्या कहा जा रहा है, विभिन्न भागों के पूर्तिका परिवर्धन का को दर्शाइए। इस प्रकार से रहता है, एक मानव का अंडाशय रहता है, एक गोलाकार ही मानव का अंडाशय बनेगा, और उसमें जो विभिन्न प्रकार के जो इस प्रकार से पुतिकाएं बनी रहती हैं, इस प्रकार से यहाँ पे केंद्रक रहता है, और आगे तक जो पुतिकाएं 3-4 रहता है, ये सभी पुतिकाओं का नाम लिखेंगे आप लोग, और कार्य विधि का वर्णन करेंगे। क्योंकि मानव जो अंडा जो होता है, मानव मनुष्य में मादा जनन में सबसे उत्तरदायित्व क्या होता है, मादा शरीर में, तो क्या होता है, अंडा। और अंडा जो होता है वो बनता है, वो किस प्रकार से बनता है, यहां से आप लोग बताइएगा, इस फिगर के माध्यम से बताइएगा। तो वही इसमें कहा जाएगा पुटिका। ये क्या है, वुटकीय जो लिखा है उसमें आप लोग क्या लिखेगा, जो यहाँ पे पुटिका होता है उस पुटिका का चित्र भी दर्शाइएगा। यानी ये मानव जनन तंत्र जो है, तो मानव जनन वाले जो चैप्टर होता है रिप्रोडक्शन, वो आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ ही लीजिएगा। जनन जो चैप्टर आप लोग का चौथा है, उसको आप लोग पूर्ण रूप से पढ़ लीजिएगा। वह चैप्टर आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग के एग्जाम में उस चैप्टर से एक 5 नंबरी और एक 2 नंबरी और 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता ही है चौथा चैप्टर से। तो आप लोग चौथा चैप्टर को पूर्ण रूप से रहते ही लीजिएगा। उसके बाद क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखेगा, मानव मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए और विभिन्न भागों के कार्यों का वर्णन करें, या कार्य जो है वो भी बताने के लिए कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। यानी मादा के जो शरीर होते हैं, मादा का शरीर होते हैं, और उसमें क्या होता है, मादा जनन तंत्र होते हैं। मादा जनन तंत्र किस प्रकार से कार्य होता है, करता है, और उसका जो फिगर होता है वो बनाइएगा, और उसका परिभाषा लिखते हुए आप लोग दर्शाइएगा। तो आप लोग को ये इस क्वेश्चन में 5 में 5 नंबर आ जाएगा, क्योंकि यह 5 नंबर में आता है मादा जनन तंत्र। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मासिक चक्र क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मासिक चक्र क्या है और इनका चक्रण भी लिखिए। और का चक्रण का वर्णन करे। मानसिक चक्र जो होता है वो आप लोग लिखिएगा, और उसका जो चक्रण होता है किस प्रकार से कितने दिनों में इनका चक्रण पूरा होता है मासिक चक्र में। यह मासिक चक्र किस में होता है, तो बड़े जीवों में होता है, जैसे पशु में होता है ऋतु चक्र। आप लोग देखे होंगे ऋतु चक्र और मत चक्र आप लोग के फर्स्ट चैप्टर में, वो भी आप लोग रट ही लीजिएगा। और देखिए मादा में होता है, ये मादा जो मनुष्य में जो मादा होता है उनमें होता है ये क्या, मासिक चक्र। उसके बाद चिंपैंजी यानी बंदर प्रजाति के जितने भी जंतु होते हैं उसमें क्या होता है, तो मानसिक चक्र होते हैं। और उसमें कितने दिनों का मानसिक चक्र होता है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वो सभी को आप लोग रट ही लीजिएगा, और आप क्या कीजिएगा, चक्रण का भी वर्णन करने के लिए कहा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। मासिक चक्र क्या होता है, तो भी आप लोग चक्रण का वर्णन कीजिएगा, जो यह इतने दिनों का होता है, इसमें इतने
दिनों में ये हार्मोन बनता है, इतने दिनों में ये हार्मोन बनता है, इस प्रकार से स्रावित होता है, ये सारा आप लोग लिखिएगा। उसके बाद क्या है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या, शुक्र जनन और अनजनन में अंतर स्पष्ट करें। शुक्र जनन क्या होता है, तो मनुष्य में नर जनन जो होते हैं, नर के अंदर जो जनन करने की विधि होती है, जो शुक्राणु से वीर्य निकलता है, वो क्या होता है, तो वो क्या होता है, वो शुक्र जनन हो जाता है, यानी नर युग्मक से जो निकलता है, और मादा युग्मक से जो निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो अंधजनन कहते हैं, उसे अंधजनन कहते हैं। उसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है, या उसी क्वेश्चन में या अथवा करके दिया रहेगा क्या, शुक्र जनन, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन पर हार्मोन की क्रिया विधि को वर्णन करें। यानी जो हार्मोन का जो क्रिया विधि होता है शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन में, यानी किस प्रकार से शुक्राणु बनते हैं या अंडाणु किस प्रकार से बनते हैं, उन्हीं का इसमें क्या होता है, तो प्रक्रिया होता है, वहीं से आप लोग लिखिएगा, इस प्रकार से बनता है। उसके बाद मनुष्य जब एक साथ क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो एक दूसरे से मीटिंग करते हैं मनुष्य, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो उनसे कैसे संतान की प्राप्ति होती है, उस सभी के बारे में आप इसमें क्या कीजिएगा, तो वर्णन कीजिएगा। शुक्र जनन और अनजनन जहां पे रहेगा, हार्मोन की विशेषता बताने के लिए रहेगा जहां पे, और अंडाणु और शुक्राणु में अंतर भी रह सकता है। इसी क्वेश्चन में अथवा करके दे दिया जाएगा, या एक ही क्वेश्चन दिया रहेगा। ये आप लोग को हम इस प्रकार से लिख दिए हैं, जो क्वेश्चन रिलेटिव रहता है तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी आता है, इसीलिए हम इस प्रकार से लिखे, ताकि जो बच्चे को समझ में नहीं आए कि इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है, तो दोनों कोई बच्चे दोनों क्वेश्चन बना देते हैं, नहीं, दोनों नहीं बनाना रहता है, मात्र एक क्वेश्चन ही बनाना रहता है। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके विभिन्न भागों का वर्णन करें। क्या कहा जा रहा है, मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाते हुए इनके विभिन्न भागों का क्या किया जाए, तो विभिन्न भागों का वर्णन करें। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, मानव शुक्राणु का चित्र बनाने के लिए, यानी शुक्राणु कैसा होता है और उसका कार्य क्या होता है, और उसका जो शरीर की संरचना होता है शुक्राणु के, वो किस प्रकार से होता है, और उसका संरचना जो होता है शुक्राणु का, उस सभी संरचनाओं का क्या क्या काम होता है, ये सब के बारे में 10वां नंबर जो क्वेश्चन है इसमें वर्णन किया रहता है। जिस बच्चे को समझ में आ रहा है आप लोग लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का कार्य करता है। तो चलिए इससे अगला क्वेश्चन अभी जस्ट देखते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए ये सारा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारा क्वेश्चन ही आप लोग देख लेंगे तो आप लोग अपने एग्जाम में, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े होंगे और सारा क्वेश्चन को अभी रट लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, तो आप लोग बायोलॉजी में 50 नंबर ला सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन, और हम एक वीडियो इसका और लाएंगे, उस सारा क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। जो बच्चे कुछ भी अच्छी तरीके से जो बच्चे पढ़े होंगे, और जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े होंगे वो 50 नंबर के आसपास में क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव में ला लेंगे। और इस जो क्लास है, अभी का जो लेक्चर है, उसका थीम ही है 70 नंबर लाने का मूल मंत्र। क्या 70 नंबर लाने का मूल मंत्र सब्जेक्टिव से, और यह बायोलॉजी का है। इसी प्रकार से हम क्या क्या करेंगे, तो केमिस्ट्री भी करेंगे, फिजिक्स भी करेंगे, हिंदी भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे। तो और हिंदी इंग्लिश का मात्र आप लोग एक एक वीडियो ही देखिएगा, एक एक वीडियो ही देखिएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अच्छी खासी स्कोर कर सकते हैं। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश के लिए टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग क्या कीजिए, पहले बायोलॉजी का आप लोग का एग्जाम होगा तो बायोलॉजी का हम डालेंगे, और मैथ हम नहीं पढ़ाते हैं इसीलिए हम मैथ का वीडियो नहीं डालेंगे। क्या करें, मैथ में कौन सा मैथ में पास होने के लिए कौन कौन सा चैप्टर का जरूरत पड़ता है तो वो हम बता देंगे, लेकिन ये हम जो
क्वेश्चन आने की गेस यानी मैथ में क्वेश्चन आने की जो कौन से क्वेश्चन आएंगे ये संभावना हम नहीं कर सकते। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं, तो 10 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया, उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम तभी 10 नंबर तक क्वेश्चन देखे थे और 10 नंबर एक बार में करीब 10 से 11 क्वेश्चन ही बोर्ड पे अटता है और उसके बाद फिर से हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, यानी उस वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर से क्या करते हैं लिखते हैं क्वेश्चन, उसके बाद क्या करते हैं तो वीडियो चालू करते हैं बनाना। क्योंकि हम वीडियो को जो डायरेक्ट लिखते चलेंगे और यानी लिखते चलेंगे बोर्ड पर और वीडियो चालू रहेगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसी कारण से हम क्या करते हैं तो और इतना क्वेश्चन भी नहीं अट पाएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो भी ध्यान पे नहीं आता है। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं तो लिख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं उसके बाद देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को बता देते तो 11 और क्वेश्चन क्या है, किसी 4 यौन संचारित रोगों का वर्णन करे और उसके वाहक का वर्णन करे। यौन संचरण यानी जो क्या करते हैं नर और मादा जो एक साथ मीटिंग करते हैं तो उनसे संचारित होने वाले रोग के बारे में पूछा जा रहा है, जो वह 4 कौन कौन सा है और उसका वाहक कौन सा है, यानी वह किस प्रकार से फैलता है। वह उसका जो जैसे एड्स हो गया HIV वायरस से फैलता है, इसी प्रकार से जो 4 उनका आप लोग बताइएगा क्या, तो 4 रोग बताएगा और उनका वाहक भी बताएगा। यह यौन संचारित रोग के बारे में आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आएगा ही आएगा, या किसी भी प्रकार से रोग के बारे में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जैसे रतौंधी किस प्रकार से होता है, यानी किस चीज की कमी से रतौंधी होती है। ये सब जो होता है रोग से रिलेटिव जो कुछ 5-6 रोग है वो सब आप लोग देख लीजिएगा और रट लीजिएगा। उसके बाद क्योंकि रोग आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आता है रोग से। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वैद्यकरण से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 विधि का वर्णन करें। वैद्यकरण क्या होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे गांव घर में क्या ऑपरेशन करा दिया गया है, किसी व्यक्ति को 2 बच्चा, किसी महिला को 2 बच्चा हुआ, उसके बाद वो ऑपरेशन करा लिया, यानी क्या किया गया ऑपरेशन में क्या होता है मादा जनन तंत्र जो होता है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, या उसको क्या कर दिया जाता है शरीर के अंदर भी बंद कर दिया जाता है। मादा जनन तंत्र को बंद कर दिया जाता है और इसमें क्या कहा जा रहा है 2 विधि का वर्णन करे। तो ऐसा नहीं है कि मादा में ही सिर्फ क्या होता है तो ये क्या है वैद्यकरण होता है, यानी मादा में ही गर्भ को धारण करने की क्षमता को बंद न करने की क्षमता न होती है, या मनुष्य में भी ये क्या होता है नर में भी होता है। नर में आप लोग देखे होंगे, पशु में आप लोग देखे होंगे जो बैल होता है, बैल को आप लोग देखे होंगे क्या कर दिया जाता है तो उनका भी नसबंदी कर दिया जाता है। तो वो उससे भी क्या होता है तो वो जो जैसे पहले वो सांड रहता है उसको नसबंदी कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है तो वो बैल बन जाता है, यानी वो क्या कर देता है वो जो वीर्य निर्माण करने की क्षमता खो देता है। क्या कर देता है वीर्य निर्माण करने की क्षमता नर युग्मक में भी खो देता है। नर नसबंदी कर दिया जाएगा तो उससे क्या होता है तो वहां से क्या होगा वो जो मीटिंग करेंगे तो उनसे बच्चे नहीं होंगे, क्या होगा बच्चे नहीं होंगे। ये अधिकतर क्या होता है तो महिलाओं में किया जाने वाली ये प्रक्रिया, यानी महिलाओं में वैद्यकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से होता है। अधिकतर आप लोग देखेंगे महिला में ही होता है। उसी का अथवा में कुछ एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या गर्भ निरोधक का अस्थायी उपाय बताएं। ये क्वेश्चन रहेगा, यानी 2 विधि का वर्णन करने के लिए कहा रहेगा वैद्यकरण या गर्भ निरोधन से आप क्या समझते हैं, इनके 2 विधि का वर्णन करें या अस्थायी विधि गर्भ निरोधक के अस्थायी विधि का वर्णन करें। ये हम लोग का इसी का आंसर आ जाएगा, यानी ये जो क्वेश्चन है ऊपर वाला वही नीचे में भी आंसर लिखाएगा और क्वेश्चन दोनों सेम है लेकिन अथवा करके दे दिया जाता है। यानी जिनको मनुष्य इसमें क्या है 2 विधि का वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें 2 विधि का वर्णन करेंगे, यानी
नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों में ये बंद हो सकता है। लेकिन जो बच्चे को नर युग्मक में नहीं पता होगा तो वो क्या करेंगे, गर्भ निरोधक का अस्थायी उपाय होता है, यानी महिलाओं में जो होती है वो क्वेश्चन का उस क्वेश्चन यानी वो लिख देंगे इसमें, तो वो भी इसी का आंसर होगा और उनको 5 में 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग को जिस प्रकार से सुविधा हो उस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। ये हम लोग का क्या था, तो 12 नंबर क्वेश्चन था, इसमें 8वां करके दिया था। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि यह अभी हाल फिलहाल में अपनाई गई एक विधि है, कुछ दिनों पहले से अपनाई जा रही है। तो यह आप लोग के एग्जाम में पूर्ण रूप से आता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, एक परखनली, जो आप लोग केमिस्ट्री का प्रयोगशाला में गए होंगे तो देखे होंगे, क्या एक शीशे की गोलाकार इस प्रकार से, एक शीशे की गोलाकार इस प्रकार से परखनली रहता है और इसमें क्या होता है, एक दंडी लगा रहता है और उसमें क्या होता है, तो परखनली में एक बच्चे को क्या होता है, जो नर युग्मक जो शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक अंडाणु, उन दोनों को इस परखनली में क्या करते हैं, तो एक जगह मिलाते हैं और कुछ दिनों तक छोड़ते हैं, 2 से 4 दिन यहाँ पे छोड़ देंगे तो क्या होता है, 2 से 4 दिन यानी 2 से 4 दिन या एक सप्ताह के आसपास में छोड़ेंगे तो इसमें क्या होता है, वो जो अंडा होता है और शुक्राणु होता है वो एक दूसरे के साथ संलयन करके क्या होता है, तो एक जायगोट का निर्माण करता है। जायगोट क्या होता है, जायगोट को, उसके बाद इस जायगोट को मादा जनन तंत्र होता है, यानी मादा के जनन अंग होते हैं, उनमें यहाँ से इस परखनली से उठाकर डाल दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कि जो हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। ये सारी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये पूर्ण रूप से गारंटी हम लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह फर्स्ट सीटिंग में आए या सेकेंड सीटिंग में आए, लेकिन आएगा ही आएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट सीटिंग में आए या सेकेंड सीटिंग में, सब में आने की पूर्ण रूप से संभावना। उसके बाद क्या है, अंतर गर्भाशय युक्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है। अंतर गर्भाशय युक्ति यानी जैसे आप लोग देखे होंगे, जो कई प्रकार के जो अस्थाई अभी अस्थाई जो युक्ति होते हैं, उससे क्या होता है, तो मादा के शरीर में या पुरुष के शरीर में भी क्या होता है, तो लगाया जाता है, या कुछ गोलियां भी होती है जिससे खाकर क्या होता है, तो कुछ दिनों तक क्या होता है, गर्भ निरोधक की जो स्थितियां होती है उनको रोका जा सकता है। यह आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी निसंतान दंपति को संतान प्रदान करने के किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, वर्णन की आवश्यकता नहीं। यानी कौन कौन सी ऐसी विधि है जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, जिसके पास संतान नहीं है, जिस महिलाओं के पास संतान नहीं है, जिस पुरुष के पास संतान नहीं है, उनको संतान देने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एक टेस्ट ट्यूब बेबी, ये क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें भी जो निसंतान व्यक्ति होते हैं उनको ये क्या करते हैं, मनुष्य को ये इसी विधि के द्वारा दिया जाता है, या और इससे अधिक यानी इससे कोई दूसरा भी विधि है, तीसरा भी विधि है, 3-4 विधि ऐसी है जिससे क्या होता है, तो निसंतान दंपति यानी निसंतान जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको क्या दिया जाता है, तो संतान दिया जाता है, यानी संतान की प्राप्ति वो 3 से 4 विधि के द्वारा करते हैं। तो और वो क्या करते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ही वो होता है, वो विधि का प्रयोग करते हैं डॉक्टर और होता है। तो आप लोग ये जो 4-5 विधियां हैं उन सभी को लिखिएगा, उन्हीं में से एक क्या है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, प्रभाविता और अप्रभाविता के नियम में अंतर स्पष्ट करिए। ये हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन। प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम कौन दिए थे, तो मेंडल साहब ने दिए थे। क्या ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे वो क्या किए थे, तो मटर के पौधे लेकर एक क्या किए थे, प्रयोग किए थे, उन्हीं के बारे में है यह प्रभाविता का नियम और अप्रभाविता का नियम वही दिए थे।
तो आप लोग ग्रेगर जॉन मेंडल वाले जो अनुवांशिकी जो चैप्टर आप लोग का उनको पूरा रट ही लीजिएगा। उसके बाद क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, अपूर्ण प्रभावता क्या है। अपूर्ण प्रभावता में आप लोग देखे होंगे एक्स वाई इस प्रकार से जो श्रेणी बना रहता है एक्स वाई, उसके बाद क्या रहता है एक्स वाई एक्स एक्स इस प्रकार से जो रहता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जो क्रॉसिंग होता है यानी एक दोनों के साथ मिलता है, ये क्या होता है इस प्रकार से, यानी एक्स वाई रहता है तो ये संतति जो होते हैं वो बेटी होती है, और एक्स एक्स जो होता है जो नर होता है, यानी नर में मादा जो जन्म लेती है जिनमें गुणसूत्रों कौन सी गुणसूत्र होती हैं तो एक्स एक्स होते हैं, और मनुष्य में यानी नर में क्या होता है तो एक्स वाई होता है जो अपूर्ण प्रभावता के नियम पे को पालन करता है। और उसी प्रकार से आगे आप लोग देखिएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण की से आप क्या समझते हैं वही इसका आंसर आ जाएगा। सो हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है। और 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए मेंडल के नियम क्या है और इनके कितने नियम है। तो मेंडल साहब ने 3 नियम दिए थे और मेंडल साहब 3 प्रकार से प्रयोग किए थे, उनका नियम कौन क्या था ये सारा आप लोग लिखिएगा जो 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में ग्रेगर जॉन मेंडल वाला जो अनुवांशिकी चैप्टर है उसको भी आप लोग रट लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है लिंग, मनुष्य में लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं तो मनुष्य में या पक्षी में, मनुष्य में नहीं पूछा जाएगा तो पक्षी में पूछा जाएगा। आप लोग ये दोनों रट ही लीजिएगा, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है और उसका संरचना भी बताइएगा, जैसे ये संरचना हम बनाए थे उसी प्रकार से। पक्षी में क्या होता है उल्टा हो जाता है, जिसमें एक्स एक्स रहेगा वो नर हो जाएगा और एक्स वाई क्या हो जाएगा मादा पक्षी में। लेकिन मनुष्य में पूछेगा तो यही सीधा हो जाएगा एक्स एक्स मादा में और एक्स वाई क्या हो जाएगा पुरुष में। ये आप लोग रट लीजिएगा। उसके बाद क्या है 20 नंबर क्वेश्चन डीएनए और आरएनए की संरचना और अंतर बताए। डीएनए और आरएनए की संरचना और अंतर हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन में है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्या उसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताइए। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताए। और डीएनए और आरएनए का अलग अलग जो संरचना भी पूछ सकता है 2 नंबर में, और पूरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन को रट ही लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में कहीं ना कहीं आने की पूर्ण से संभावना, या तो 2 नंबरी में आएगा या तो 5 नंबरी में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। उसके बाद क्या है 21 नंबर क्वेश्चन विभिन्न प्रकार के आरएनए का नाम बताओ। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन क्या है प्रारंभ और समापन कूट का वर्णन करें। प्रारंभ और समापन कूट का वर्णन करें, ये जो हम लोग का है 22 नंबर क्वेश्चन, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन ही आप लोग के एग्जाम में आने की पूर्ण रूप से संभावना है। आशा करता हूं ये सारा क्वेश्चन आप लोग समझ चुके होंगे, और सारा क्वेश्चन समझ चुके होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। आप लोग का लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है, और आप लोग जितना लाइक करते हैं उतना यूट्यूब को भी नजर में आता है कि बच्चे को यानी जो व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है, और लाइक करते हैं तो वो क्या करते हैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग लाइक करें, और आपके रिलेशन में आपके दोस्त जो जितने भी हैं और क्लास 12th में हैं इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, या न्यू बैच हम चालू करने वाले हैं उनको भी ये इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, तो वो भी क्या कर लेंगे इस चैनल से जुड़ जाएंगे और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना है। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में। इसका अगला पार्ट हम कल लाएंगे, उसके बाद फिजिक्स से लाएंगे, केमिस्ट्री लाएंगे, हिंदी इंग्लिश लाएंगे, सभी लाएंगे, और सभी का इसमें हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाएंगे। और क्लास 10th का इसमें क्या है अभी क्लास चल रहा है, और क्लास 10th के लिए भी हम इस प्रकार से सारा वीडियो लाएंगे। तो आप लोग के छोटे भाई जो होंगे उनको भी जोड़िएगा इस चैनल से, और उन्हें भी बताएंगे कि सर कितने अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।